हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक इंप्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपका भी मोटिवेशन बना रहे और मेरा भी, ताकि मुझे ये लगे ना कि मैं जो कंटेंट आपके लिए बना रहा हूँ वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए, वीडियो रोक करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, अगर आप वीडियो रोक करके सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हैं और कहाँ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आप वीडियो रोक करके इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपने पढ़ लिया होगा और वीडियो रोक करके सॉल्व भी करने की कोशिश की होगी। ठीक है, तो मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। कह रहा है, अंकुर ने बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रतिवर्ष 7% की साधारण ब्याज दर पर 2800 का निवेश किया। साथ ही उसने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 10% की चक्रवृद्धि ब्याज पर 2800 प्लस एक्स का निवेश किया। यदि 2 वर्षों के अंत में दोनों ब्याज के बीच का अंतर 322 है तो एक्स का मान हमें बताना। ठीक है, तो चलिए मैं इसके दो मेथड बताता हूँ, एक बेसिक और ट्रिक। तो बेसिक पहले देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है अंकुर ने बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रति वर्ष 7% की साधारण ब्याज पर 2800 निवेश किया। तो क्या होगा, हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, PRT/100, जहां P क्या है, प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल हमारी कितनी है 2800। आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7%। टाइम क्या है 2 साल, क्योंकि 2 साल के बीच का अंतर पूछ रहा है तो टाइम क्या है 2 साल, अपॉन 100 काट देते हैं। तो 7 दूनी 14, यहाँ परसेंटेज नहीं, परसेंटेज हटाने के लिए तो हमने 100 से भाग दिया है, तो ये कितना हो जाएगा। इसको मैं अगर 14 × 2 लिख दूँ तो कोई दिक्कत, 28 को, और यहाँ पे कितना आ गया 14, 14 का स्क्वायर हो जाएगा, 14 × 14 196, 196 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 392 आ जाएगा। यानी कि हमें जो है 7% की दर से 2 वर्ष में 2800 का कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, 392 मिल गया। ठीक, अब आगे कह रहा है कि उसने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में प्रतिवर्ष 10% की चक्रवृद्धि ब्याज पर 2800 निवेश किया। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर जानते हैं क्या होता है, CI बराबर क्या होता है, CI के लिए फॉर्मूला A बराबर P1 + R/100 का स्क्वायर। तो P कितना दिया है 2800, कितना है 2800 प्लस x हमारा क्या है P है, 1 + R का मान कितना है 10%, अपॉन 100 का क्या स्क्वायर। ये फॉर्मूले में हमने रख दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं, 2800 प्लस x, इसका मान कितना आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 10 × 1 = 10, 10 में से एक 10 को एक में जो 10 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11/10, तो का स्क्वायर कर लिया हमने। तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। ए का मान कितना आ गया हमारा 2800 प्लस एक्स, और इधर कितना हो जाएगा 121/100। ठीक, तो हमें CI चाहिए, तो CI हमारा क्या होगा A-P। तो A हमारा कितना है, ये हो गया 2800 प्लस एक्स, इतना ये हो गया हमारा, तो ये रख देते हैं 2800 प्लस एक्स और 121/100। अमाउंट कितना है हमारा 2800 प्लस एक्स, सॉरी प्रिंसिपल कितना है 2800 प्लस एक्स, ये भी रख दिया। तो यहाँ 2800 प्लस एक्स कॉमन है, 2800 प्लस एक्स कॉमन किया
तो बचा कितना, यहाँ बचा कितना, 121 माइनस 1। तो 100 का गुणा 1 में किया तो कितना आ जाएगा, यहाँ 21/100 आएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, 2 साल का CI। अब यहाँ पे कह रहा है CI और SI का अंतर, दो अंतर क्या है, 322। तो CI ज़्यादा होगा भाई SI से, ठीक है, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो जाहिर सी बात है हम क्या कर देते हैं, CI माइनस SI, जिसका मान दिया है कितना, 322। CI का मान रख देते हैं 2800 प्लस x, और कितना है यहाँ 21/100। SI का मान कितना आया है 392, और ये कितना है 322। अब इसको इधर ले जाते हैं और जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा ये 2800 प्लस x, 21/100। तो ये कितना हो जाएगा, उधर जाएगा 3 दूनी 6, 8 इधर ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 400, और ये कितना होगा 14 8 22, मतलब 714। अब काट देते हैं, तो 7 3 के 21, 7 1 का 7, 7 दूनी 14, 3 से कटेगा, 3 3 का 9, 3 चौके 12। ठीक, अब 100 का इधर गुणा कर देते हैं, 3 3 का 9, सॉरी 3 चौक 12, 34 हो गया है। और 100 का गुणा इधर कर देते हैं, तो 2800 प्लस x बराबर कितना 3400। तो x का मान कितना आ जाएगा, 2800 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 600। x का मान हमारा कितना आ गया 600। तो कौन सा हमारा सही है, बी। x का मान ही तो हमसे पूछा है, तो x का मान हमारा कितना आ गया 600। ये क्या था, हमारा पूरा का पूरा बेसिक मेथड था कि कैसे कैसे हमने किया। ठीक है, तो आपको बेसिक मेथड भी आना चाहिए और ट्रिक भी आना चाहिए, क्योंकि बेसिक जो है वो हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, और ट्रिक हमें सॉल्व करने में आसानी होती है, जाकि हम कम से कम समय में सॉल्व करेंगे। तो चलिए दूसरा हम क्या बताते हैं, ट्रिक मेथड। तो चलिए ट्रिक मेथड बताता हूं मैं। तो ट्रिक मेथड क्या होगा, कह रहा है अंकुर ने बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रतिवर्ष 7 वर्ष के साधारण ब्याज पर 2800 निवेश किया। तो अगर 7% प्रति वर्ष ब्याज मिल रहा है तो 2 साल में कितना मिलेगा 14%, क्योंकि हमारा जो है सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। सिंपल इंटरेस्ट पे जो है अमाउंट प्रिंसिपल इंटरेस्ट में कितना मिलता है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे मिलता है। तो अगर 1 साल में 7% मिल रहा है तो 2 साल में कितना मिलेगा, 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 14%। तो 2800 का 14% कितना होता है 2800, 14% मतलब 14 को हम क्या फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 कर दिया, ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 392। ऐसे कर लीजिए, 14 दूनी 28, 14 3 42, 420 में से 28 गया कितना 392। 392 रुपये में क्या मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर का कितना हो जाएगा, देखा जाए यहाँ पे कह रहा है कि साथ ही उसने बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रतिवर्ष 10% की चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना इन्वेस्ट किया। तो अगर 1 साल में, तो अमाउंट सॉरी प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो क्या मिलेगा, यहाँ पहले ईयर क्या हो रहा है 10 से 11 हो रहा है। एक बात बताइए कि 10% का मान कितना होता है, 1/10 होता है। तो अगर हमारा प्रिंसिपल 10 है तो 10% की वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा 11। फर्स्ट ईयर क्या होगा 10 से 11, सेकेंड ईयर क्या होगा फिर 10 से 11 हो जाएगा हमारा। तो हमारा कितना हो गया प्रिंसिपल 100, और अमाउंट कितना हो गया हमारा 121। इंटरेस्ट कितना मिला हमें 21। ठीक, तो 21 इंटरेस्ट किस पे मिला 100 पे। 21 इंटरेस्ट हमें किस पे मिला 100 पे, तो लेकिन हमें इंटरेस्ट निकालना किस पे 2800 प्लस एक्स पे। तो हम क्या करेंगे 2800 प्लस एक्स कर दिया। ये चीज़ नहीं समझ में आई हो अगर आपको, तो ये यहाँ देख लीजिए आप, मैं बता दे रहा हूँ ये, ठीक है। अगर 100 बराबर, यहाँ 100 का मान क्या दिया है प्रिंसिपल है, और 121 अमाउंट है हमारा। तो अगर 100 का मान कितना है प्रिंसिपल हमारा कितना है 2800, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारा
एक यूनिट का मान हमारा क्या, अगर 100 यूनिट का मान 2800 तो एक यूनिट का मान क्या होगा, 2800 प्लस एक्स बटा 100, यही तो होगा। तो 2800 प्लस एक्स, हमें चाहिए कितना, 21 यूनिट का मान, तो 21 यूनिट का क्या करेंगे, गुणा कर दिया, यही तो किया हमने। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये आया कहाँ से। ठीक, अब ये कितना है, 2 साल का सीआई और 2 साल का, सॉरी 2 साल का सीआई, 2 साल का एसआई, अंतर कितना होगा, अंतर कितना है 322। हम अंतर निकाल लेते हैं इनका, 21/100, 2800 प्लस एक्स माइनस 392 बराबर कितना, 322। इधर ले जाएंगे, जोड़ेंगे इसको, कितना हो जाएगा, 21/100, 2800 प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे इधर ले जाके, तो कितना हो जाएगा ये 714। तो हम भाग दे देते हैं, तो कितना आएगा ये 34। तो x का मान, ये 100 का गुणा इधर हो जाएगा, तो x का मान कितना आएगा 3400, और ये 2800 उधर ले गए तो घटा दिया हमने, तो कितना आएगा x का मान 600 आ गया। ठीक है, तो ये शॉर्ट मेथड था। अभी इसमें काफ़ी चीज़ें कट की जा सकती हैं, तो आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है। तो ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, बशर्ते आपको इसे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जितना ध्यान से आप पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए और वीडियो रोक करके सॉल्व भी करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, वीडियो रोक करके सॉल्व करने की भी कोशिश की होगी। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। कह रहा है 3 व्यवसायिक साझेदार हैं, मनोहर, नारायण, ओमकार। कौन कौन है, मनोहर को एम मान लिया, नारायण को एन मान लिया, और कौन है, ओमकार को ओ मान लिया। कह रहा है अपनी अपनी राशि 5 जो है 8 और 11 के अनुपात में निवेश किया। तो इन्वेस्टमेंट की रेशियो क्या है इनकी, 5, 8 और कितनी है, और कितनी है इसकी 11, इन्वेस्टमेंट की इनकी रेशियो है। ठीक, फिर कह रहा है कि 5 महीने के अंत में, मतलब मनोहर कुछ अतिरिक्त राशि इन्वेस्ट करता है, मतलब 5 महीने तक उसने कितना इन्वेस्ट किया, इतना ही इन्वेस्ट किया। ठीक, हमें रेशियो निकालना है, इसलिए हमने इसका 5x, 8x और 11x नहीं माना, या 5 कुछ भी मान सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं माना क्योंकि यहाँ पे हमें रेशियो निकालना है और ये कट जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है मानने का। आप चाहो तो मान सकते हो। ठीक है, तो 5 महीने इन्वेस्ट किया इसने, और जिससे उसका कुल निवेश ओमकार के प्रारंभिक निवेश से, कह रहा है मोहन कुछ अतिरिक्त राशि निवेश करता है 5 महीने बाद, जिससे उसका कुल निवेश जो है ओमकार के प्रारंभिक निवेश के बराबर हो जाता है। तो 5 महीने तक कितना इन्वेस्ट किया। अब कह रहा है कुछ और इन्वेस्ट करता है जिससे ओमकार के इन्वेस्टमेंट का बराबर हो जाता है, तो उसने कितना इन्वेस्ट किया, 11। तो अब यहाँ पे बराबर हो जाता है, मतलब 11 इन्वेस्ट किया, मतलब 5 पहले था, 6 और इन्वेस्ट कर दिया, तो अब क्या हो गया, 11 इन्वेस्ट कर दिया। तो टाइम कितना बचा, तो टाइम 1 साल की बात हो रही, तो 5 महीने यहाँ हो गए, तो यहाँ कितना बच गया, 7 महीने। और यहाँ पे एन और ओ, मतलब नारायण ओमकार की बात तो कहीं कुछ कही नहीं गई, मतलब ये 12-12 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो 12 और 12 का गुणा कर दिया, तो हमारा प्रॉफिट का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आएगा। इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट का रेशियो। मैंने बताया कि एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता, इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का जो गुणा करते हैं हम, उसका रेशियो जो होता है वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता। हाँ, उसी रेशियो में हम जैसे 3 लोग हैं तो तीनों को क्या करते हैं, उसी रेशियो में हम प्रॉफिट बांटते हैं, जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का मल्टीप्लाई आता है उसी रेशियो में हम बांटते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 में 5 का गुणा करेंगे 25, 77, 77 25 कितना हो गया 102, क्योंकि 75 2500 और 2 ज़्यादा हो रहा था तो 102। यहाँ कितना हो गया 12×8 = 96, यहाँ कितना हो गया 132। ठीक है, कितना हो गया 132। इन्होंने कितना प्रॉफिट का रेशियो किसको मिला, इसको इतना मिला, इसको इतना मिला, इसको इतना मिला, टोटल कितना था प्रॉफिट हमारा, टोटल कितना प्रॉफिट हो गया 102, 96, 132 कितना 330,
क्योंकि एक इसका 8 इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 8 लाएंगे तो 24 4 सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 330। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा प्रॉफिट 330 यूनिट। अगर नहीं चाहते तो एक्स मान लीजिए प्रॉफिट, इसको इतना मिला प्रॉफिट, इसको 96x प्रॉफिट मिला, इसको कितना मिला 132 प्रॉफिट मिला एक्स, और टोटल कितना हो गया प्रॉफिट 330x। लेकिन वो कह रहा है कि यदि लाभ में ओमकार का हिस्सा, ओमकार का हिस्सा कितना है 1870, तो 132 का मान कितना है, ओमकार का लाभ का हिस्सा कितना है 132x है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं 1870 है, तो 132x बराबर कितना 1870। हम कह रहे हैं कि उसको 132x मिला, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि वो 1870 रुपए मिला उसको, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 1870 बटा 132, तो इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो हम काटते नहीं, इसको इतना रहने देते हैं। और आगे कह रहा है तो कुल वार्षिक लाभ, कुल वार्षिक लाभ कितना है हमारा 330x का मान कितना हो जाएगा, यही तो हमारा वार्षिक लाभ है, तो x का मान इतना, तो 330x का मान कितना हो जाएगा, 330 में x की जगह मान रख देंगे तो 1870 उड़ते 132, तो ये देखा जाए तो ये 11 से कटेगा, तो यहाँ कितना आएगा 12, यहाँ कितना 11 3 33 30, ठीक, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ कितना 6, ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 से कटेगा, 2 से काट देता हूँ 9 और 35, कितना 935, और 935 गुणते 5, तो 9 5 4500, 5 15, 5 25, कितना हो जाएगा 42 4675, कितना हो गया हमारा टोटल 4675 का में क्या हुआ टोटल प्रॉफिट हुआ। तो कौन सा हमारा सही है, कौन सा हमारा सही है, डी वाला। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको अपनी स्पीड तेज रखनी पड़ेगी, बाकी और कुछ नहीं, और ये स्पीड आपकी तेज हो जाएगी अगर आप डेली बाई डेली प्रैक्टिस करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, बशर्ते आप इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए, जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर हो जाता है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो वहाँ से आपको पता चल जाता है। मैंने आपको बताया है कि आपको 3 चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है, ठीक, क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछ क्या रहा है, और करना कैसे है। ये चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब अगर आप प्रैक्टिस कर रखें तो, क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ने से पता चल जाएगा दिया क्या है और पूछ क्या रहा है, ठीक, और करना कैसे है। जितनी ज़्यादा आपने प्रैक्टिस कर रखी हो इसी हिसाब से पता चल जाएगा करना कैसे, मतलब शॉर्ट ट्रिक से करना है या पूरा बेसिक से करना है। तो आपको पढ़ते ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि ये ट्रिक से यूज होगा या बेसिक से यूज होगा। ठीक है, तो उसमें आपका टाइम बचेगा, यही टाइम आप दूसरे क्वेश्चन में लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ करना कैसे। कह रहा है यदि धारा के प्रतिकूल x किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय धारा के अनुकूल x प्लस 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगे समय का दुगना है, तो यदि धारा के अनुकूल नाव की गति और धारा के प्रतिकूल नाव की गति का अनुपात 7:2 है और शांत पानी में x माइनस 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लगता है, तो धारा की गति बतानी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दिया क्या और पूछ क्या रहा है। कह रहा है यहाँ पे धारा के प्रतिकूल जो टाइम है, टाइम ऑफ अप स्ट्रीम, प्रतिकूल मतलब क्या अप स्ट्रीम धारा के विपरीत, और जो टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम है धारा के अनुकूल। ठीक है, धारा की दूरी तय करने में धारा के अनुकूल x प्लस 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगे समय का दुगना है। कौन दुगना समय ले रहा है, ये दुगना समय ले रहा है, टी अप स्ट्रीम जो है दुगना समय ले रहा है। अगर इसमें भी 2 का गुणा कर दें हम तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे।
भाई अगर ये दुगना है, इसका दुगना ये है डाउन स्ट्रीम का, अगर डाउन स्ट्रीम में भी 2 से गुणा करें तो क्या हो जाएंगे, टाइम बराबर हो गया। तो अब सॉल्व कर लेते हैं हम। टाइम के लिए क्या होगा, टाइम के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस अपॉन क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। तो यहाँ पे आगे दे रखा है उसने, यदि धारा के अनुकूल नाव की गति और धारा के प्रतिकूल, धारा के अनुकूल नाव की गति तो डाउन स्ट्रीम, और धारा के प्रतिकूल गति अप स्ट्रीम। का मान कितना दे रखा है उसने, 7 और 2 का रेशियो दे रखा है। तो हम मान लेते हैं कि अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 7a। एक्स इसलिए नहीं माना कि एक्स का मान निकालना है, एक्स दिया है इसमें, तो एक चीज़ दो मानने पे, एक दो जगह मानने पे कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो हमने यहाँ ए मान लिया, हमने बताया कि आप कुछ भी मान सकते हो कांस्टेंट पर, ठीक है। तो 7a वेरिएबल कुछ भी मान सकते हो, तो 7a मान लिया, यहाँ कितना 2a। तो यहाँ पे टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी चल रहा है प्रतिकूल में, x किलोमीटर, और अनुकूल की स्पीड कितनी है, सॉरी प्रतिकूल की स्पीड कितनी है 2a, और डिस्टेंस यहाँ कितना चल रहा है x प्लस 48, x प्लस 48 किलोमीटर। यहाँ पे स्पीड कितनी है 7 है, इंटू 2 है, मल्टीप्लाई बाई ए से ए कैंसिल। अब इसका गुणा इधर कर देते हैं, इसका गुणा इधर कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसका गुणा इधर करेंगे तो 7x, और इसका गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4x हो जाएगा इधर, और 48 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 दूना 96 दूना 192। तो यहाँ कितना आ गया x का मान 3x बराबर 192। तो x का मान कितना आ गया हमारा, 3 छः 18, 3 चौक 12, 64 आ गया। x का मान हमें मिल गया 64। तो हमसे कह रहा है कि शांत पानी में इतना किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लगता है, तो धारा की गति बतानी है, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, बोट की गति मिल जाएगी। तो x बोट की गति कितनी होगी, बोट की गति क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन, बोट की गति शांत जल में कितनी होगी भाई, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 10 किलोमीटर, मतलब 54 किलोमीटर जा रही है वो कितने घंटे में, 6 घंटे में, ठीक। तो बोट की स्पीड कितनी होगी, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट कितनी होगी, जिसे हम किसे डिनोट करते हैं, b से। तो 6 9 54, ठीक, कितना 9 किलोमीटर प्रति आवर होगी। तो एक बात यहाँ से आप बताइए कि यहाँ से b बराबर कितना होता है, v अप स्ट्रीम v डाउन स्ट्रीम बटा 2 होता है बोट की गति यहाँ से। तो अगर हमें बोट का मान कितना दी मिल गया, 9 मिल गया, और v अप स्ट्रीम एंड v डाउन स्ट्रीम कितना है 2a प्लस 7a बटा 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, a का मान हमें मिल जाएगा, a का मान हमें मिल गया, कितना मिल गया 2। यहाँ से a का मान 2 मिल गया हमें, तो ये कितना हो गया हमारा, 7 दूनी 14 किलोमीटर प्रति घंटा डाउन स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर हमें c का मान निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, अगर अब हमसे कोई c पूछ रहा है तो c बराबर क्या होता है, b बराबर इतना होता है, तो c बराबर कितना होता है, v डाउन स्ट्रीम माइनस v अप स्ट्रीम बटा 2 होता है। तो c बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस 4 बटा 2। तो c का मान कितना आ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, कितना आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो कौन सा सही है हमारा, सी, ठीक है। तो क्या है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जानी चाहिए कि दिया क्या है और क्या पूछ रहा है, तभी आप जो है दूर कर सकते हैं, मतलब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप एग्जाम में उलझे रह जाएंगे। और तभी पॉसिबल है अगर आप प्रैक्टिस कर रखी है, ढेर सारी प्रैक्टिस आपने कर रखी है तो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, बशर्ते आपको इसे ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा इसे करना कैसे।
तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। कह रहा है दो मिश्र धातु में तांबा और स्टील, कह रहा है कॉपर एंड स्टील क्रमशः 3 और 5 और 4 और 5 के अनुपात में है। यदि इन दोनों मिश्र धातु को क्रमशः 2 और 3 के अनुपात में मिलाया जाए तो नई बनी मिश्र धातु में तांबे और स्टील का अनुपात क्या होगा। तो चलिए पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बेसिक, ठीक है। बेसिक से कह रहा है कि कोई मान लेते हैं ए है और बी है, कोई दो मिश्र धातुएं हैं जिसमें कॉपर और क्या है, स्टील, कॉपर और स्टील है। कॉपर और स्टील जिसमें 3 और 5 के रेशियो में कॉपर स्टील इस एक में है और दूसरे में कितना है, 4 और 5 के रेशियो में, और मिलाया कितने में जा रहा है, 2 और 3 के रेशियो में। तो एक बात बताइए, अगर आपसे हम पूछें कि ए में, मिक्सचर ए में कॉपर कितना है, तो आप क्या कितना बताओगे। आप यही नहीं कहोगे कि 3 है, लेकिन टोटल कितना है, 8। 8 में कितना है, 3। तो आप कितना, अगर कॉपर कोई पूछे कि कॉपर कितना है आप में, तो आप कितना बताओगे, 3/8। क्योंकि टोटल में से ही यही तो हम बताते हैं ना, कि अगर हमसे कोई पूछ लिया कि तो कॉपर इसमें कितना है, तो आप कितना कहोगे भाई, ये यही कहोगे ना कि टोटल जो है वो 8 है, जिसमें से 3 जो है वो कॉपर है। 3 भाग 8, टोटल 8 भाग है। क्योंकि देखा जाए तो कॉपर और स्टील कितना है, 3 और 5, टोटल 8 है, जिसमें से 3 भाग क्या है, कॉपर है, और 5 भाग क्या है, हमारा स्टील है। तो टोटल बटा सॉरी, कॉपर बटा टोटल रखेंगे। लेकिन कह रहा है कि क्या किस रेशियो में मिलाया जाता है, 2 और 3 के। तो ए वाला किस में मिलाया जाता है, 2 के रेशियो में। तो हमने क्या किया, 2 मिला दिया। तो ये हमारा कॉपर हो गया। इसमें कॉपर कितना है, इसमें अगर कोई कॉपर पूछे, क्योंकि हमको क्या बताना है, तांबे और स्टील का अनुपात बताना है। तो इसमें कॉपर कितना है, आप कितना बताओगे, 4 है, लेकिन टोटल कितना है, 9 है, और मिलाना कितना है, 3 के रेशियो में। तो हमने क्या किया, 3 से गुणा कर दिया। ये कॉपर स्टील का अब कितना है हमारा, तो कॉपर स्टील का रेशियो चाहिए ना मैं, तो अब स्टील कितना है, तो इसमें स्टील कितना है। अगर आपसे पूछे कोई इसमें इसमें स्टील कितना है, तो आप यही ना कहोगे कि 5 है स्टील, लेकिन टोटल हमारा 8 है। 8 में 5 हमारा क्या है, स्टील है, लेकिन मिलाना हम इसे 2 के रेशियो में है, ठीक है। प्लस इसमें कितना है स्टील, इसमें स्टील हमारा 5 है, टोटल 9 है, मिलाना कितना है, 3 के रेशियो में। तो हमने क्या किया, सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 त्रिक्का 9, 2 चौका 8, 3 त्रिक्का 9, 2 चौका 8। तो अब यहाँ बच कितना गया, 3/4, 4/3। इसका गुणा इधर करेंगे, 3 त्रिक्का 9, 4 चौका 16, 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 25 बटा कितना, 4 तिहाई 12। और यहाँ कितना आ गया, 5 तिहाई 15, 4 पंचे 20, कितना हो गया, 35/12। तो अब ये 12 से 12 कैंसिल, 5 25 और 5 सते 35। तो यहाँ कितना आ गया हमारा, कॉपर और स्टील का रेशियो कितना आ गया, 5:7। कौन सा हमारा सही है, बी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको, ये काफ़ी हार्ड नहीं था, वो सिंपल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखती है कि ये हुआ कैसे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन आपको मैंने बोला था कि इसका ट्रिक भी बताता हूँ। ट्रिक क्या, शॉर्ट मेथड कह सकते हो। इसको हम क्या कर सकते हैं, आपको भी पता है कि हम इसको सॉल्व जो है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन के मेथड से भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें दे रखी है, मिश्र धातुओं का जो है दोनों का अनुपात दे रखा है, और किस रेशियो में मिलाया गया ये दे रखा है। तो हमसे पूछा है कि मिलाने के बाद कॉपर और स्टील का रेशियो क्या होगा। तो हम बता सकते हैं ना, आपने प्रैक्टिस अगर कर रखी होगी तो आपको जाहिर सी बात है, पढ़ते ही पता चल गया कि ये मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। चलिए, कॉपर, अगर ये इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि अगर हम कॉपर ले रहे हैं तो हर जगह कॉपर लेनी है, और अगर हम स्टील ले रहे हैं तो हर जगह में स्टील ही लेनी है। ऐसा नहीं कि एक जगह कॉपर और एक जगह स्टील लें, हर जो भी लेना है, अगर स्टील लेना चाह रहे हैं तो स्टील ही लीजिए, लेकिन हर जगह स्टील लेनी है। अगर कॉपर ले रहे हैं तो हर जगह कॉपर लेनी है, ठीक है। तो ए में कॉपर
और बी में कॉपर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कॉपर कितनी है इसमें, आपसे पूछिए तो कॉपर कितनी है, आप यही बताओगे 3 कॉपर है टोटल 8 में से, 8 में से 3 क्या है कॉपर है। और इसमें कितना है टोटल 9 है, जिसमें से क्या है कॉपर 4 है। ठीक, ये क्या है, ये ए का है, ये बी का कॉपर है, दोनों का पता चल दिया है। हमसे पूछे कह रहा है मिक्सचर का, तो मिक्सचर का तो हमें पता नहीं है भाई, तो हम मान लेते हैं कितना है एक्स। लेकिन हाँ एक चीज़ दे रखी है उसने आगे भी, तभी तो हम मिक्सचर मिक्सचर एनालिगेशन लगा रहे हैं। उसने धातुओं का अनुपात दे रखा है, किस अनुपात में मिलाया गया। यहाँ पे क्या होता है, रेशियो ही तो होता है हमारा, किस रेशियो में मिलाया गया। तो यहाँ रेशियो कितना है 2:3 का, 2:3 रख दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं। अब चाहो तो आप ऐसे करो 3 माइनस एक्स और x माइनस 3, इसका बटा करो, दिखा देता हूँ। या तो आप ऐसे करो 3 माइनस एक्स और यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 4/9। 3 माइनस एक्स बराबर कितना था 3, तो यहाँ 3 लिख दिया, और इसके सामने कितना था 2, तो 2 लिख दिया। तो आप चाहो तो ऐसे सॉल्व करो, या फिर दूसरा मेथड मैं बताता हूँ कि इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, और इसका गुणा इसमें कर दो, और दोनों को क्या करो जोड़ दो, और इन दोनों को जोड़ करके भाग दे दो। ठीक, तो आप चाहो तो ऐसे कर लो। अब 3 का गुणा 3/8 में 2 का गुणा कर दिया, प्लस इसका गुणा इधर कर दिया 4/9 गुणित 3, इन दोनों को जोड़ करके भाग दे दो तो कितना है 5। तो x का मान हमें मिल जाएगा। तो x बराबर इतना। सॉल्व कर लेते हैं, 2 चौका 8, 3 त्रिक 9। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 3 त्रिक 9, 4 चौका 16, 16 9 25 बटा कितना ये 12 है, 3 चौका 12, 12 क्या होगा नीचे आ जाएगा, यहाँ 5 बच गया। तो ये कितना आ गया 5 हम 25। तो हमारा रेशियो क्या आ गया 5/12। ठीक, कितना आ गया 5/12। अब आप सोच रहे होंगे कि 5/12 तो आंसर में कहीं है नहीं, तो ये गलत है। अगर आप ऐसे ही अगर आपका आंसर मिल भी गया, अगर आपने टिक कर दिया तो गलत है, क्योंकि ये हमारा कॉपर है, याद रखना है। क्योंकि हमने कॉपर लिया था तो ऊपर हमारा क्या है कॉपर है, और ये क्या है हमारा टोटल है। तो अगर टोटल में से कॉपर घटा दिया हमने तो कॉपर और स्टील, तो कॉपर हमारा कितना है 5, और टोटल में से अगर हमने कॉपर घटा दिया तो हमें क्या मिल जाएगा स्टील, जो कि कितना आएगा 7 आएगा। 12 में से 5 घटाया तो 7 ही तो आएगा। तो 5 और 7 का रेशियो मिल गया, कौन सा सही है हमारा बी। समझ में आया, ये हमारा क्या था शॉर्ट मेथड कह सकते हो। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको ये। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, बशर्ते आपको इसे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए वीडियो रोक करके, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। लेकिन सबसे पहले आप इसे ध्यान से पढ़िए, अगर सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो इसे ध्यान से पढ़िए जरूर। ठीक है, तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है सालू और विशाल जो हैं 16,000 के कुल निवेश के साथ एक साझेदारी में व्यवसाय में प्रवेश करते हैं, और जिस समय अवधि के लिए उन्होंने निवेश किया हुआ है, उन्होंने जो टाइम लिया वो 3:1 के अनुपात में। यदि सालू और विशाल के लाभ के हिस्से का अनुपात 9:5 है, 9:5 है, तो सालू का निवेश क्या होगा। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता था, एक चीज़ बताइए आपने, प्रॉफिट का मान कब निकालते थे, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का हम जब गुणा करते थे हमें क्या मिलती थी, प्रॉफिट की रेशियो मिलती थी दो लोगों का। ठीक, तो अगर हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में से टाइम से अगर भाग दे दिया तो हमें क्या इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल जाएगा। एक चीज़ मैंने हर बार आपसे कही है कि इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का जो मल्टीप्लाई करते हैं वो प्रॉफिट नहीं आता, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं आता। हाँ, उसी रेशियो में हम क्या करते हैं प्रॉफिट डिवाइड करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, भूलनी नहीं है। तो चलिए, सालू को एस मान लिया, विशाल को कितना मान लिया वी। ठीक, अगर हमें इन्वेस्टमेंट का मिल गया रेशियो तो हम बता सकते हैं ना 16,000 में
किसका इन्वेस्टमेंट कितना था, जाहिर सी बात है। चलिए सालू को एस मान लिया, विशाल को वी मान लिया। ठीक, तो इनका जो प्रॉफिट का रेशियो कितना है, लाभ का हिस्से का अनुपात कितना है, 9:5 का। तो हमारा प्रॉफिट का रेशियो कितना है, 9:5 का। और टाइम का कितना है, टाइम का रेशियो 3:1 का, 3:1 का। तो अब हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल जाएगा। भाग दे देंगे अगर हम प्रॉफिट रेशियो में टाइम के रेशियो से, तो हमें क्या मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो यहाँ पे भाग दिया तो यहाँ कितना, 3, यहाँ ये 5 ही आएगा। तो यहाँ हमें मिल कितना गया, 3:5 का रेशियो। यानी जो है, मान लेते हैं कि सालू को मिला 3x, मतलब सालू ने कितना इन्वेस्ट किया था, 3x, और विशाल ने कितना इन्वेस्ट किया था, 5x। टोटल इन्वेस्ट कितना किया था, 8x। टोटल इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया था, 8x। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, 16,000 इन्होंने इन्वेस्ट किया। 8x बराबर 16, तो x बराबर कितना, 2,000। x बराबर कितना आ गया, 2,000। तो हमसे पूछा क्या है, सालू का निवेश। सालू ने कितना निवेश किया था, 3x। तो 3x का मान कितना हो जाएगा, 2,000 गुणित 3 बराबर कितना इन्वेस्ट किया था उन्होंने, 6,000 रुपये। कितना इन्वेस्ट किया था, 6,000। तो कौन सा सही है हमारा, ठीक, ए वाला। तो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल था, बस करते आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है बस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ये भी बहुत हार्ड क्वेश्चन है, जैसा जैसा कहता जाए वैसा वैसा आप करते जाइए, आपका आंसर आप चुटकियों में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ करना कैसे। कह रहा है प्रणय की उम्र रोशन की उम्र से 9 वर्ष कम है। तो हम मान लेते हैं प्रेजेंट एज किसकी, प्रणय की P और रोशन की उम्र R। प्रणय की प्रेजेंट एज P मान लिया हमने, और रोशन की कितनी मान लिया, रोशन की हमने मान लिया R। और शिवम की, 3 लोग हैं, तो शिवम की कितनी मान लिया हमने, S। ठीक, कह रहा है प्रणय की उम्र रोशन की उम्र से 9 वर्ष कम है। प्रणय की उम्र रोशन की उम्र से 9 वर्ष कम है। तो हमने क्या किया, रोशन की उम्र में वही 9 साल घटा दिया, तो हमें बराबर हो गए। आगे कह रहा है 12 वर्ष बाद रोशन की आयु, अभी तो R है, तो 12 वर्ष बाद कितनी होगी, R+12। आयु, शिवम की वर्तमान आयु का अनुपात, शिवम की वर्तमान आयु कितनी है, S, जिसका अनुपात इन्होंने दे रखा है 11:6 का। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 6R + 12 × 72, ये कितना हो जाएगा, 11S। ठीक, अब आगे कह रहा है और वर्तमान में शिवम की आय प्रणय की आयु का, वर्तमान में जो है शिवम की आय प्रणय की आयु का कितना है, 1.5 टाइम्स है किसकी, प्रणय की आयु का। ठीक, तो ये मिल गया हमें, 3 क्वेश्चन मिल गए और 3 वेरिएबल है, तो अब तो आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, तो S का मान कितना दिया है, तो यहाँ रख लेते हैं 6, यहाँ से R का मान निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, मतलब R का मान अगर निकालेंगे तो P + 9, तो यहाँ R का मान रख दिया हमने, तो P + 9 + 72, ये बटा नहीं है भाई, ध्यान देना, ठीक है, ये बटा नहीं है, ये मैंने बस दिखाया कि 3 क्वेश्चन है हमारे। और यहाँ 11S, यस का मान कितना है, 1.5 P। अब हर जगह P है, तो आंसर आ जाएगा 6P + 9 × 6 = 54 + 72 बराबर ये कितना, 165, 60.5, 16.5। ठीक है P। अब इसको इधर लाते हैं, P को कितना आ जाएगा इधर, 10.5P
और इसको जोड़ दिया कितना हो जाएगा ये, 4 2 6 7 5 12, कितना 126। तो पी का मान कितना आ जाएगा हमारा 126 10.5। दशमलव हटाने के लिए हमने क्या किया 10 से गुणा कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 126 जीरो 105। तो ये कितनी बार जाएगा 12 बार। तो पी का मान कितना मिल गया हमें 12। पी का मान कितना मिल गया हमें 12। तो पूछ रहा है कि 7 वर्ष बाद प्रणय किया है, प्रेजेंट एज में 12 है तो 7 8 आफ्टर 7 ईयर, आफ्टर 7 ईयर कितनी हो जाएगी 12 प्लस 7 कितना हो जाएगा ये 19 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर हमारा सही है डी। तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था। बस आपको जो जो कहता जाए वो करते जाइए, बस आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए ध्यान से, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो रोक करके ट्राई भी कीजिए, क्योंकि जब आप ट्राई करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको पता चलेगा कि गलतियाँ कहाँ नहीं करनी हमें। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप ध्यान से इसे पढ़िए और दिया क्या है, पूछ क्या रहा है, करना कैसे है, ये बात आप क्लियर करिए। तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। कह रहा है एक प्रसिद्ध पेंटिंग में पीले और नीले रंग का अनुपात कितना है 5:7 है। पेंटिंग के ऊपरी आधे भाग में पीले और नीले रंग का अनुपात 2:5 है। तो पेंटिंग के निचले आधे भाग में पीले और नीले रंग का अनुपात क्या होगा। ठीक है, कोई एक पेंटिंग है ये, जिसमें कह रहा है येलो एंड ब्लू का रेशियो कितना है 5:7 का है। फिर आगे कह रहा है कि जो ऊपरी आधा भाग है, आधा आधा भाग में कितना है ब्लू एंड सॉरी येलो एंड ब्लू का 2:5 है रेशियो। और फिर निचले आधे भाग में ये पूछ रहा है कितना है। ठीक, कितना है ये पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फुल पेंटिंग में कितना है येलो एंड ब्लू, येलो येलो एंड ब्लू कितना है 5:7 के रेशियो में। टोटल कितना है 12 है। टोटल कितना है येलो एंड ब्लू 12। अपर हाफ में कितना है, अपर हाफ में कितना है 2:5 के रेशियो में। टोटल कितना है 7 है। तो एक बात बताइए, ऐसा तो है नहीं कि पेंटिंग में कहीं जो है येलो ज़्यादा है कहीं ब्लू ज़्यादा है। अगर ऐसा उसने कहा होता तो हम लेते। उसने अगर ऐसा नहीं कहा है तो हम यही मान के चलते हैं कि पेंटिंग में जो है दोनों कलर्स हर जगह जो है वो फैले हुए हैं अच्छे खासे। ठीक है, अगर यहाँ पे टोटल जो है फुल पेंटिंग का 12 आ रहा है और अपर हाफ का 7 आ रहा है, तो ये क्या है आधा होना चाहिए ना। टोटल का कितना हो जाना चाहिए, इसका टोटल जो है फुल वाले का टोटल हाफ वाले टोटल का कितना होना चाहिए, ये दूना होना चाहिए फुल वाला, या तो ये इसका आधा होना चाहिए हाफ वाला। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 12 है ये 7 है। तो हम क्या करते हैं पहले इसको हम बराबर कर लेते हैं। तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 7 से गुणा इधर करना पड़ेगा और 12 से इधर करना पड़ेगा। अब क्या हो गए बराबर हो गए दोनों। ठीक है, लेकिन क्या है टोटल का ये आधा है, अपर हाफ वाला क्या है आधा होगा। इसका जब भी आएगा टोटल वो फुल वाले का क्या होगा आधा होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं आधे से गुणा कर दिया। ठीक, इसमें 1 से गुणा किया, इसमें आधे से कर दिया। ठीक, अब क्या करना है, अगर हमने यहाँ किया है तो हमें भी यहाँ भी करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए तो कितना आ जाएगा 2×6 = 12। यहाँ ऊपर 7 से गुणा करना पड़ेगा हमें, तो 7 में दोनों से गुणा किया तो नीचे कितना है गुणा करना पड़ेगा 6। ठीक, तो हमने क्या किया 6 से गुणा कर दिया। तो अब हमारा कितना आ गया, कलर चेंज कर लेते हैं हम। यहाँ कितना आ गया 35 और ये कितना आ गया 49 और यहाँ कितना आ गया 12
और ये कितना आ गया 5 छक्का 30। तो यहाँ पे देखिए 35 49 कितना है 84 है। यहाँ पे भी तो 12 सत्ती 84। यहाँ कितना 7 छंग 42 30 12 42 ना। ये इसका आधा है कि नहीं है, क्योंकि आधी पेंटिंग है तो आधा होगा टोटल इसका। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब हम सीधे सीधे घटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, सीधे सीधे घटा देते हैं। तो लोअर हाफ कितना होगा, लोअर हाफ कितना होगा हमारा, 35 में से 12 गया तो कितना 23, और 49 में से 30 गया तो 19। लोअर हाफ का ब्लू एंड येलो एंड ब्लू का रेशियो कितना आ गया, येलो एंड ब्लू का रेशियो कितना आ गया हमारा 23 और 19। ठीक, न विश्वास है देख लो, आधा होगा भी। 23 और 19 कितना होता है 42। टोटल इनका कितना है, आधा ये टोटल पूरा ये। तो समझ में आ गया होगा ये कि ये आया कैसे। ठीक है, बस आपको ध्यान रखनी है कि इनका जो टोटल है ये इसका आधा होना चाहिए। और जब तक क्वेश्चन में ये ना बोला गया हो कि पेंटिंग कहीं ज़्यादा कहीं कम है, तो हम यही मान के चलते हैं कि हर जगह पेंटिंग बराबर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप इसे पढ़िए ध्यान से और वीडियो रोक करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। लेकिन आप पढ़िए ध्यान से, मैं यही कहूँगा हमेशा कि आप ध्यान से पढ़िए और वीडियो रोक करके प्रयास भी जरूर कीजिए, उससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। आप ऐसे उड़नतुआ पे वीडियो देख लिए तो आपको समझ में तो आ जाएगा आया कैसे है, लेकिन आप भूल जाओगे फिर। भूलना नहीं है आपको, आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप पढ़िए फिर मैं बताता हूँ करना कैसे। तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है एक वस्तु को अंकित मूल्य से 28% की छूट देकर बेचा जाता है और वस्तु के लागत मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 7:8 है। यदि उस वस्तु पर प्राप्त लाभ 72 है तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। तो एक बात बताइए, 28% का मान कितना होता है, कितना होता है, यही तो होगा ना 28/100 हम लिखेंगे अगर फ्रैक्शन में चेंज करना हुआ। तो 4 सत्ते 28, 4 25 में 100, मतलब 7 बटा कितना 25। अगर हमारा मार्क प्राइस कितना है 25 है, तो 28% की छूट मतलब 7 की छूट देके बेचेगा कितने पे, वो 18 पे। तो मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो यहाँ से पता चल गया हमें। मार्क प्राइस अगर हमारा 25 है तो वो 28% मतलब 7 की छूट देकर बेचेगा कितने पे 18। ठीक, इतना समझ में आ गया। आगे कह रहा है वस्तु के लागत मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है उसने। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना दे रखा है 7 और 8 का। तो बात एक ही वस्तु की हो रही है, तो यहाँ सेलिंग प्राइस 18 आ रहा है, यहाँ सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस दोनों जगह बराबर करनी पड़ेगी। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना होगा एलसीएम 18 चौक 72 8 9 72, 72 इसका एलसीएम होगा। मतलब 72 अगर मुझे यहाँ भी बनाना पड़ेगा, यहाँ भी तभी बराबर होगा। 72 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ अगर यहाँ 4 से गुणा कर रहे हैं तो 4 से गुणा में इस तरफ भी करना पड़ेगा रेशियो बराबर रखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ हम 9 का गुणा करेंगे तब 72 होगा। तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा 9 से गुणा, क्योंकि हमें रेशियो भाई बराबर रखनी, रेशियो में चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या हो गया, ये 100 हो गया मार्क प्राइस, ये 72 हो गया, ये कितना हो गया 63, ये कितना हो गया 72। अब क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 72 यहाँ भी है 72 यहाँ भी है। ठीक है, तो अब मर्ज कर सकते हैं। तो मर्ज करने के लिए क्या करें, मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का रेशियो तीनों का मर्ज कर दिया। कितना है मार्क प्राइस 100, सेलिंग प्राइस कितना है 72 और कॉस्ट प्राइस कितना है 63। ये रेशियो में है भाई तीनों। ठीक, कितना है, कह रहा है यदि उस वस्तु पर प्राप्त लाभ 72 है, तो यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है, यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है 9 का, 9 यूनिट का लाभ हो रहा है। अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ 9 यूनिट बढ़ रही है, लेकिन वो कह रहा है कि 72 रुपए का लाभ हो रहा है। मतलब 9 यूनिट बराबर 72 रुपए।
तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 9 × 8 = 72, मतलब 8 रुपया। अगर 1 यूनिट का मान 8 रुपया तो 100 यूनिट का मान कितना? 800 रुपया। मतलब कहने का अर्थ हमारा मार्केट प्राइस कितना हो गया? 800 रुपया, जो कि है कितना? सी वाला सही। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 800। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। बस मैं यही कहूँगा कि आप परसेंटेज में जो दिया है उसको उसी के साथ आप खेलना सीख जाइए। प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे ध्यान से पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, बशर्ते आपको इसे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। कह रहा है 9 लड़कियों को उनके वजन के अनुसार क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। चलो 9 लड़कियां हम बना लेते हैं। कौन सी? फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये हो गई, फोर्थ लड़की ये हो गई, 5 ये, 6 ये, 7 ये, 8 ये, 9 9 ये हो गई, 10, सॉरी 9 तक ही जाना है, तो 9 ये हो गई टोटल। 9 ही लड़कियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। 9 लड़कियां हो गई। कह रहा है कि उनका औसत वजन 76 किलोग्राम है। तो एवरेज बराबर क्या होता है? एवरेज वेट बराबर क्या होता है? टोटल सम। क्या होता है टोटल सम? जैसा कि आप लोग जानते हैं, टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स, सम ऑफ एज, टोटल सम ऑफ एज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो कितना होगा टोटल सम? टोटल सम कितना होगा? टोटल सम ऑफ एज कितना होगा गर्ल्स का? तो एवरेज कितना दिया है? 76। और कितनी लड़कियां हैं? 9। क्योंकि इसका गुणा तो इधर ही करेंगे ना, तो कितना हो गया? 9। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? ये कितना आ गया? 7 9 63, 630, 6 9 54, 684। कितना आ गया ये? 684 टोटल सम। कह रहा है कि 5 सबसे दुबली लड़कियों का औसत वजन 72 किलोग्राम। तो दुबली झरे, तो सबसे कम ज़्यादा दुबली ये है, फिर ये है, तो 5 जोड़ लेते हैं कौन सी आ रही हैं। तो 5 कहाँ तक आएंगी ये? तो इनका औसत वजन दिया है 72 किलोग्राम। तो इनका टोटल सम कितना हो जाएगा? 5 दुबली लड़कियों का टोटल वजन कितना होगा? टोटल वजन कितना हो जाएगा भाई? 5 गुणित 72, क्योंकि एवरेज 72 है और टोटल 5 लड़कियां हैं, तो इनका कितना हो जाएगा? 5 7 35, 350 प्लस 10, 360। फिर आगे कह रहा है कि जबकि 5 सबसे भारी लड़कियों का औसत वजन 80 किलोग्राम। तो सबसे भारी कौन है? ये है 9। फिर कौन है? ये 8, फिर 7 6 5, ठीक। तो फिर अब इनका कितना होगा टोटल सम? 5 भारी लड़कियों का टोटल सम कितना होगा? टोटल सम कितना होगा? टोटल एज कितनी हो जाएगी? गुणा कर देते हैं, कितना है? 80। 5 लड़कियां, कितना हो गया ये? 8 पंचे 40, 400। तो आप एक चीज बताइए, इसमें आप देखिए, अगर हम इधर से गए तो क्या हुआ हमारा? 1 2 3 4 5, ये यहाँ तक नहीं जाएगा, यहीं तक 5 ये, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या है? 5 दोनों में कॉमन है। मतलब कहने का अर्थ क्या हो रहा है? 5 2 बार जोड़ रहा है। अगर हम इन दोनों को, लड़कियों को, 5 दुबली और 5 वजन को जोड़ दें, तो इसमें क्या हो जाए? 5वीं लड़की 2 बार जोड़ रही है। अगर इन दोनों को जोड़ करके टोटल वेट में से हम घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? 5वीं लड़की का वजन मिल जाएगा। तो 5वीं लड़की का वजन कितना होगा? 5वीं लड़की का वजन कितना होगा भाई?
360 प्लस 400 माइनस कितना 684। ठीक, तो यहाँ पे देखो 5 कितनी बार, 2 बार जुड़ा है ना, तो इसमें क्या है, इसमें एक बार जुड़ा है, मतलब टोटल वजन है ये तो इसमें क्या है, हमें एक बार मिल जाएगा ना। तो ये कितना हो गया 760 माइनस 684, तो ये कितना हो गया 16 और 60 कितना 76 kg मिल गया। ये टोटल वेट सब kg में है भाई, इतना इतना, तो कितना मिल गया हमें 76 kg। तो कौन सा सही है हमारा, ई वाला। ठीक, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे ध्यान से पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। बशर्ते आपको इसे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और वीडियो रोक करके सॉल्व जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है चंदन एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है और उसके लिए इसे 8000 का भुगतान किया। अगर कोई कार्य है और वो क्या करता है, वो 16 दिनों में कंप्लीट कर लेता है और उसे 8000 रुपये मिलते हैं, तो चंदन को, आप बताइए चंदन को प्रतिदिन कितना मिला। को प्रतिदिन मिला रुपया कितना, 8000 उसको मिला टोटल, और 16 दिन काम किया है, मतलब कितना 500 रुपये पर डे, 500 रुपये पर डे मिला। ठीक, आगे कह रहा है कि यदि चंदन और दानिश मिलकर काम करते हैं तो दानिश को 2000 और शेष राशि चंदन को दी जाती है। टोटल भाई 8000 मिला ही था, जिसमें से 2000 दानिश को मिल गया और 6000 चंदन को। देखिए इन्होंने साथ में 7 काम किया है, तो आप बताओ कितने दिनों तक दोनों ने 7 काम किया। चंदन सी और दानिश डी मान लेते हैं, तो इन्होंने 7 काम किया, तो कितने दिन काम किया, कितने दिन काम किया, क्योंकि ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो दानिश को कितना चंदन को कितना मिल रहा है 6000 रुपये, क्योंकि दानिश को 2000, तो चंदन को कितना 6000 मिल रहा है, लेकिन उसको 500 रुपये पर डे मिल रहा है। एक दिन में 500, तो उसको 6000 मिला, तो कितने दिन काम किया होगा उसने, 12 दिन। कितने दिन, 12 डे। कितने दिन, 12 दिन। ठीक है, चंदन प्लस दानिश ने कितने दिन काम किया साथ में, 12 दिन। आगे कह रहा है शेष राशि चंदन, तो दानिश अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिनों में पूरा कर सकता था। दानिश अगर चाहे तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता था। तो एक बात बताइए, तो दानिश को प्रतिदिन कितना मिला, दानिश को प्रतिदिन कितना रुपया मिला, अब तो बता सकते हैं ना, कितना मिला भाई, बता सकते हो ना अब तो, क्योंकि उसे मिला 2000 और काम किया उसने 12 दिन। कितने दिन, 12 दिन। तो मिला कितना इसको, 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12, कहने का 500/3 रुपये पर डे मिला। तो टाइम पूछ रहा है, अगर अकेले काम करता तो दानिश द्वारा पूरा कार्य करने में कितना समय लगता। पूरा लिया गया समय कितना होगा, टोटल जो है 8000 रुपये में काम होता है। एक टोटल जो काम है वो 8000 रुपये में होता है। तो अगर 8000 रुपये देगा कर कोई, और दानिश कितने दिन ले रहा है 500 रुपये पर डे, 500/3,
तो ये कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा? 8000 बटा 500 गुणित 3, ये कितना 16, ये कितना हो जाएगा 16 ત્યાં 48, कितना हो जाएगा ये 48 दिन। कितने दिन में काम करेगा ये? 48 दिन में। तो कौन सा सही है हमारा? ए। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये करना कैसे है। मैंने आपको पूरी बेसिक से बताने की कोशिश की, प्रोसेस बाय प्रोसेस, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।